3, 2, 1. आज के हमारे चीफ गेस्ट मीटिंग से जुड़ चुके हैं। सर्वप्रथम समस्त सम्मानित साथियों को जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर प्रभात मिश्र और स्वागत करता हूं आप सभी का राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के द्वारा आयोजित आज के इस वेबिनार में, जहां पर हम चर्चा करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन के वेरियस पॉइंट, विभिन्न बिंदुओं के बारे में। आज की इस मीटिंग के अध्यक्षता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रणधीर कुमार सर कर रहे हैं। मीटिंग के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ, मुख्य वक्ता के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं श्रीमान यशवर्धन कुमार सिन्हा साहब। संक्षिप्त परिचय आपका। आप एक अनुभवी राजनयिक हैं। आप 37 वर्ष की राजनयिक सेवा में आपने विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली और कई भारतीय राजनयिक मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। आपने यूनाइटेड किंगडम और श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया है। साथ ही वेनेजुएला में भारत के राजदूत और दुबई में भारत के वाणिज्य दूत भी रहे हैं। विदेश मंत्रालय में आपने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से संबंधित मामलों में उप सचिव, संयुक्त सचिव और अतिरिक्त सचिव के रूप में काम किया है। आपने इंडिया एंड द कॉमनवेल्थ शीर्षक वाला एक लेख लिखा था, जो 13 अप्रैल 2018 को ब्रिटिश संसद की पत्रिका द हाउस में प्रकाशित हुआ था। साथ ही आपने इंडिया यूके रिलेशंस पोस्ट ब्रेग्जिट शीर्षक वाला एक लेख भी लिखा, जो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड थ्रू द आइज ऑफ इंडियन डिप्लोमेट्स नामक पुस्तक का हिस्सा रहा है। आपने अगस्त 1981 में भारतीय विदेश सेवा IFS ज्वाइन की और अक्टूबर 2018 में सेवानिवृत्त हुए। 1 जनवरी 2019 को केंद्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली में सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया आपको। आप 7 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति भवन में माननीय राष्ट्रपति द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में आपको शपथ दिलाई गई। 3 अक्टूबर 2023 को आपने मुख्य सूचना आयुक्त के पद से अपना कार्यकाल पूरा किया और आज के इस वेबिनार में आप हमारे चीफ गेस्ट हैं। मीटिंग के आगे बढ़ने से पहले मैं सर्वप्रथम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को आप सभी के समक्ष आमंत्रित करूंगा। तत्पश्चात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से आज के मुख्य अतिथि को इनवाइट किया जाएगा। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, कृपया आपका माइक ऑन करें और हम सभी को मार्गदर्शित करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात मिश्र जी। सर्वप्रथम आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री यशवंत सिन्हा सर का तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं सर, स्वागत करते हैं सर। आपका मार्गदर्शन हम सभी के लिए बेहद ही एक प्रेरणा स्रोत के रूप में माना जाएगा। और चूंकि राष्ट्रीय युवा दिवस भी है और आज राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में युवाओं को आप एक संबोधित करेंगे, ये हमारी टीम जो है पूरी युवाओं को भी समर्पित है और युवाओं की पूरी एक टीम काम कर रही है पूरे भारत में। आपकी शुभकामनाएं और आपका आशीर्वचन हम सभी के लिए बेहद ही प्रेरणा स्रोत के रूप में संस्था के लिए भी और सभी समस्त हजारों सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। आपके अनुभवी विचार, आपकी महत्वपूर्ण उद्बोधन, जो भारत की महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दा जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, उसके संबंध में हम सभी को प्राप्त होंगे, जो वाकई हम सभी के लिए बेहद ही प्रेरणा स्रोत होगी। बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत अभिनंदन। पूरी संस्था के रूप से मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लोग ने मुझे आमंत्रित किया आप लोग को संबोधित करने, वो भी आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पे। आप लोग सबको बहुत बहुत बधाई। आप लोग सब जानते हैं कि ये सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुई थी, जब संसद ने इसको पास किया था कानून के वास्ते। और उसके बाद अब 20 साल हो रहे हैं, हम 20वीं साल, और ये एक महत्वपूर्ण समय है जहां हम इस एक्ट का, इस कानून का हम देखें कि कहां तक लाभ हुआ है हमारे भारत में, भारत के नागरिक को। क्योंकि मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ऐतिहासिक कानून था, जो एक पारदर्शिता, जवाबदेही सरकार, जो सुशासन पे और नागरिक केंद्रित विषयों पर इन्होंने काफी दबाव डाला है।
और मैं अब तक 20 साल में जो ये कानून के जो हमारे एक्सपीरियंस रहा है कि ये बहुत हद तक जो इनके लक्ष्य थी, जब ये जो सांसद जिन्होंने ये कानून को लागू किया, जहां तक ये लक्ष्य थी काफी हद तक लक्ष्य प्राप्त हुआ है। वैसे और भी बहुत काम करना है, और आप लोग सब जानते हैं सिविल सोसाइटी में जो आरटीआई एप्लीकेंट्स हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है, कितना मुहिम है हमारे लिए। नागरिक केंद्रित एक कानून है। तो मैं समझता हूं कि जब हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं और हमारे 100 साल स्वतंत्रता के होंगे, तो उस समय क्या हम पीछे देख के कह सकते हैं कि ये जो कानून था एक सनशाइन लेजिस्लेशन, सूर्य के किरण ने अंधेरे को खत्म किया? क्या ये हम कह सकते हैं कि हमारे नागरिक ज्यादा सूचना के प्राप्त उनको फायदा हुआ है, और क्या वो सुशासन ला पाए हैं भारतवर्ष में या नहीं? तो इसलिए ये जो कानून था, ये मैं समझता हूं कि सबके लिए बहुत लाभदायक है, और सिर्फ पारदर्शिता और जवाबदेही सरकार के लिए नहीं, मगर मैं समझता हूं कि नागरिक को ये पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस जो कहते हैं, उससे बड़ा फायदा हुआ है ये कानून से। अब जितने 20 साल के तो मेरे आंकड़े हैं नहीं मेरे पास अभी इस समय, मगर मैं समझता हूं जितने आरटीआई लगाए गए हैं और जितने आरटीआई के जवाब दिए गए हैं, और जहां कितने द्वितीय, प्रथम अपील, द्वितीय अपील और हमारे उच्चतम न्यायालय तक ये आरटीआई के विषय जाते हैं, सवाल जाते हैं, मसले जाते हैं, और उनके हाईएस्ट कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का भी इसमें काफी योगदान रहा है, और हमारे हाई कोर्ट्स का भी, कि ये एक्ट को, ये जो कानून को एक दिशा में आगे बढ़ाया जाए। तो ये विकसित भारत की बड़ा मुहिम है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे नागरिक जो हैं, इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जहां तक कानून व्यवस्था है उसके लिए ये आरटीआई एक्ट जो कहलाता है 2005 हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। मगर हमें आगे ये भी देखना पड़ेगा कि 20 साल में ये जो कानून है कैसे लागू हुआ है, क्या ये पारदर्शिता या जवाबदेही ला पाया है, क्या ये जो गैप है, सूचना जो मांगते हैं, जो सूचना देने वाले हैं, क्या ये गैप को इन्होंने कम किया है, क्या सरकार में क्या एफिशिएंसी? इसमें मैं आपको ये, जहां तक सूचना आयोग है, चाहे वो हर प्रांत में हो या केंद्रीय सूचना आयोग, उसके जो आप जानते हैं एक्ट में क्या लिखा हुआ है, तो वो आप जानते हैं कि इसमें क्या जरूरत है, क्या नहीं जरूरत है हमें आगे बढ़ने का। मगर इसमें एक जरूरी काम है कि हमें देखना पड़ेगा कि जहां तक जवाब देते हैं ये पब्लिक अथॉरिटी, जो सरकार है, जो सरकार के विभाग हैं, जो डिपार्टमेंट है, मंत्रालय है, क्या ये जवाब सही तरीके से दे रहे हैं, और अगर नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं, और क्या ये जो मैकेनिज्म है, चाहे प्रथम अपील का या द्वितीय अपील का, क्या इसको और मजबूत करने की जरूरत है या नहीं? तो मैं समझता हूं कि पहले तो ये देख लें कि अभी तक, जहां तक केंद्रीय सूचना आयोग का सवाल है, जो पब्लिक अथॉरिटी कहलाता है, चाहे वो विभाग हो या मंत्रालय हो, तो 2022-23 में करीब 2294 पब्लिक अथॉरिटी सीआईसी में के साथ रजिस्टर हुए थे। अब वो जब रजिस्टर होते हैं तो इसमें उनको अनिवार्य है कि हर 3 माह क्वार्टरली अपना एक रिटर्न्स कमीशन को भेजें, और या अपने वेबसाइट पे डालें या कमीशन को भेजें। तो ये अब इतने साल, 20 साल हो रहे हैं, 100% तो है, होता नहीं है कभी काम, मगर मैं देख रहा हूं कि 2294 पब्लिक अथॉरिटी में से 2220 ने अपने, और जहां तक मैं देख रहा हूं कि ये हर साल जब ये क्वार्टरली रिटर्न आते हैं तो साल के अंत में एक रिपोर्ट बनता है सीआईसी के, और जो एससीआईसी जो प्रांत में है
जो राज्य में है उच्चायोग, वो भी अपना हम तो सांसद में देते हैं अपना रिपोर्ट और वो देते हैं स्टेट असेंबली को। तो उस रिपोर्ट में आपको बहुत आंकड़े मिलेंगे और यहाँ सुझाव भी मिलेंगे कि कैसे ये कानून को और मजबूत किया जाए और इफेक्टिव किया जाए। मगर सबसे मुहिम इस एक्ट में मैं समझता हूँ सेक्शन 4 है। सेक्शन 4(1) जो है वो पारदर्शिता लाती है। कैसे? क्योंकि वो लिखा हुआ है एक्ट में, कानून में, कि जो पब्लिक अथॉरिटी है, जो सरकारी विभाग है, मंत्रालय, उनको किन किन विषय में ये पारदर्शिता लाना है, क्या वो अपने वेबसाइट पे क्या डाल सकते हैं और क्या डालना चाहिए, जो रिकॉर्ड डालना चाहिए। अब इसमें मुश्किल ये आती है कि ज्यादातर या काफी हद तक लोग ये पूरा कंप्लाई नहीं करते हैं। अगर ये पूरा कंप्लाई करें और जो लिखा हुआ है वो अपने वेबसाइट पे डाले, जो एक्ट में, जो कानून में है वो डाले, तो शायद आरटीआई की जरूरत ही बहुत कम पड़े। मगर डालते नहीं है, इसलिए आरटीआई लोग डालते, जो नागरिक है वो आरटीआई लगाते हैं, और आरटीआई लगाते हैं, जवाब अगर संतोषजनक नहीं मिला तो फिर वो प्रथम और द्वितीय अपील पे जाते हैं या शिकायत लगाते हैं कमीशन में। तो इसमें एक ये देखना है कि कितने हद तक, और ये कमीशन का भी काम और सरकार का, सबसे ज्यादा तो सरकार का है मंत्रालय में, कि सेक्शन 4 कहाँ तक, कितने हद तक ये पब्लिक अथॉरिटी लागू कर रहे हैं, नहीं कर, अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, और क्या इसका कोई रास्ता आगे बन सकता है जहां ये डिपार्टमेंट्स को या ये विभागों को या पब्लिक अथॉरिटीज को अनिवार्य किया जाए कि ये जो सूचना है अपने वेबसाइट पे डाले। और इसके लिए कमीशन में भी, आयोग में भी काफी विचार हुआ है, और पिछले कुछ साल से हमने एक मुहिम खड़ा किया है कि 20 जो पब्लिक अथॉरिटी हैं केंद्रीय सरकार में, जो जहां सबसे ज्यादा आरटीआई लगते हैं, उनका हम जो सुओ मोटो डिस्क्लोजर है उसका एक ट्रांसपेरेंसी ऑडिट करें, और फिर देखने में आता है कि कितना ये नंबर लेते हैं। हम लोग नंबर देते हैं कि भाई कुछ पैरामीटर बेंचमार्क रहते हैं, उसके मुताबिक हम नंबर देते हैं, और जहां खामियां हैं या जहां में हम देखते हैं कि सूचना नहीं डाला गया है तो उनको हम सलाह देते हैं, उनको कहते हैं, उनके डिपार्टमेंट हेड को लिखते हैं कि आप लोग ये सूचना जरूर डालें, और इसका फिर रिव्यू भी होता है। तो इससे फायदा ये होता है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं, उनको ऑफिशियली बता दिया जाता है कि कहाँ ये सूचना डाल पा रहे हैं, नहीं डाल पा रहे हैं। तो अगर वो डालते हैं, और मैंने देखा है कि जब मैं था कहीं तकरीबन 4.5 साल, 5 साल, 4 साल 10 महीने, तो काफी विभाग जो हम सलाह देते हैं वो हमारे सलाह मानकर सूचना डालते हैं। क्या 100% तो कोई नहीं डालता है, बहुत कम डालते हैं, मगर अगर 99-98% भी सूचना जो अनिवार्य है डालना डाल दे अपने वेबसाइट पे, तो बहुत हद तक ये पारदर्शिता अपने काम में लाते हैं। तो मैं एक्ट का वो 4(1) ABCD का विवरण नहीं करूंगा, आपको सब है आपके सामने, अगर एक्ट है तो आप देख लेंगे। मगर ये मैं समझता हूँ कि सेक्शन 4 जो है एक्ट का बहुत ही मुहिम है, क्योंकि जब ये सेक्शन 4 अगर ठीक से लोग लागू करें तो मैं समझता हूँ कि आरटीआई बहुत ही कम हो जाएंगे। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि केंद्रीय सूचना आयोग में कितने लगे हैं आरटीआई, कितने सेकेंड अपील और द्वितीय अपील और शिकायत आए हैं। अब मैं सिर्फ 2023-24 का भी आंकड़े जुट के आए हैं, तो मैं देख रहा हूं कि 20,361 द्वितीय अपील और शिकायत रजिस्टर हुए हैं सीआईसी में, और उसमें से 16,790 या टोटल आप देखें 16,790 निपट लिए गए हैं। और अभी तक नहीं, पहली अप्रैल तक, जो 1 अप्रैल
2024 तक 23,000 कुछ 78 द्वितीय अपील और शिकायत पेंडिंग है। तो कोशिश तो यही रहती है आयोग की कि जितना कंप्लेंट, जितने शिकायत और द्वितीय अपील को निपट ले उतना अच्छा हो, मगर उस पर वो भी निर्भर करता है कि कितने कमीशन में कमिश्नर हैं। जब मैं था तो करीब 8 कमिश्नर थे, तो हम लोग ने काफी हद तक पेंडेंसी कम किया था। करीब करीब जहां तक मुझे याद आ रहा है 50% हमने पेंडेंसी कम किया था। आज 3 हैं कमिश्नर, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा बढ़ा नहीं है पेंडेंसी। मुझे उम्मीद है कि जब और कमिश्नर आएंगे तो ये भी पेंडेंसी कम हो जाएगा। मगर और कुछ जो मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस हैं जो वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में आयोग ने लागू किए हैं, और वो केसेस हमारे उच्चतम न्यायालय में अभी हैं, पेंडिंग है। अब जैसे पॉलिटिकल पार्टीज का है, तो 2013 में केंद्रीय सूचना आयोग ने इनको पब्लिक अथॉरिटी का दर्जा दिया था, मगर वो केस अभी पेंडिंग है कोर्ट में। 2018 में बीसीसीआई को पब्लिक अथॉरिटी घोषित किया गया था, वो भी अभी पेंडिंग है। और जो डिस्कॉम्स हैं वो सबसे, क्योंकि मैं समझता हूँ ये नागरिक के लिए, डिस्कॉम्स के लिए तो बहुत ही ये जरूरी है, और ये डिस्कॉम्स को भी 2006 में पब्लिक अथॉरिटी घोषित किया गया था, मगर काफी कोर्ट में। और हमने जब मैं मुख्य सूचना आयोग था तो मैंने कोशिश किया था कि उच्चतम न्यायालय में एक पिटिशन दर्ज किया जाए कि जितने ये डिस्कॉम के खिलाफ केसेस हैं, काफी हाई कोर्ट में, एक उन्हें 3, 4, 5 हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग है काफी साल से, क्या इनको माननीय उच्चतम न्यायालय सुनकर डिस्पोज ऑफ करे, मगर वो नहीं हो पाया। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो उच्च न्यायालय में जहाँ पेंडिंग है, हर उच्च न्यायालय में इसके जल्द से जल्द निपटा जाए, क्योंकि ये नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है। मैं समझता हूं कि अगर आपको जवाबदेही डिस्कॉम चाहिए तो ये आरटीआई के अंडर आना, पब्लिक अथॉरिटी बनाना बहुत जरूरी है। और भी बहुत ऐसे केसेस हैं, मगर अभी समय ज्यादा है नहीं, इसलिए मैं सिर्फ जिक्र कर लूंगा। एक इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का है, एयरफोर्स एजुकेशनल कल्चरल सोसाइटी, LIC GIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, अपोलो हॉस्पिटल, वेलिंगटन, जहां तक मुझे याद है वेलिंगटन जिमखाना क्लब का तो शायद वो न्यायालय ने शायद अपना आदेश दे दिया है, निर्णय दे दिया है। और इसलिए मैं समझता हूं कि अब इस 20 साल जब खत्म हो रहे हैं तो हमें सब, आप और हम मिलके देखें कि कहाँ ये कानून में खामियां हैं, क्या हम मिलजुल के शायद इसको और मजबूत, सशक्त कर सकते हैं, और विकसित भारत के लक्ष्य के लिए क्या हम और कर सकते हैं इस कानून के साथ। तो अंग्रेजी में कहते हैं ग्लास इज हाफ फुल, तो आप ऐसे देखें कि ग्लास इज हाफ फुल और हाफ एम्प्टी। जो भी नजरिए से देखें, काम हमें और करना है इस कानून के सिलसिले में, अगर हमें एक विकसित भारत बनाना है। मैं यहाँ रुक जाऊंगा अभी, और मेरी उम्मीद है कि आपके साथ वार्तालाप होगी, डिस्कशन होगी, सवाल जवाब होंगे, तो शायद कुछ और उभर के आएगा। धन्यवाद। ठीक है, तो प्रश्नोत्तरी के सेशन में हमारे किसी भी पदाधिकारी के पास यदि कोई सवाल है तो आप सीधा राइज हैंड के ऑप्शन पे क्लिक करते हुए आप डिस्कशन कर सकते हैं। तब तक सर हमारे पास 1-2 सवाल हमारे पास आ चुके हैं पहले ही। एक सवाल जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार हमारे पदाधिकारी ये जानना चाहते हैं कि यदि प्रथम सेकंड अपील का फैसला अगर कई बार अपीलार्थी के पक्ष में आ जाए और आयोग यह कह दे कि अपीलार्थी को सूचना 21 दिन में देना जरूरी है, देना है, मगर PIO सूचना उपलब्ध नहीं कराएं, तो ऐसी स्थिति में जो अपीलार्थी है उन्हें क्या करना चाहिए? जी, मैं समझ गया। तो जहां तक
आयोग का निर्णय है, अगर उसकी पालन नहीं होती है तो आप एक नॉन कंप्लायंस पिटिशन लगा सकते हैं आयोग में, और आयोग उस डिपार्टमेंट का, उस विभाग का, मंत्रालय का फिर उनसे जवाब मांगती है क्योंकि आपने क्यों नहीं कंप्लायंस किया, और अगर वो जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ तो इस पे जुर्माना भी लगा सकती है पीआईओ पे। तो इसलिए इसमें मुश्किल ये होता है कि नॉन कंप्लायंट जो पिटिशन लगते हैं तो बहुत सारे काफी दिन तक पेंडिंग रहते हैं, क्योंकि जहां तक ये प्रायोरिटीज का सवाल आता है वो नीचे रहता है। तो शायद आयोग को भी इस पे ध्यान देना चाहिए और इसको डिस्पोज जितने हो सके क्योंकि नॉन कंप्लायंस काफी लगते हैं। मुझे यह अनुभव से याद है कि नॉन कंप्लायंस पिटिशन लगते हैं कमीशन में, और कभी कभी महीने सालों बीत जाते हैं जब तक इसका कंप्लायंस नहीं होता है। तो इसलिए इसको ध्यान में रख के कंप्लायंस करवाना बहुत ही जरूरी है। सर एक सवाल महावीर पारिक सर राजस्थान टीम से उन्होंने पूछा है, अगर प्रथम अपीलीय अधिकारी तय समय में सूचना उपलब्ध न करवाए या अपील का निस्तारण तय समय में ना करे तो क्या कोई लीगल रेमेडी बनती है, या बनती है तो कैसे जो अपीलार्थी है वो कैसे लीगल कार्यवाही में जा सकता है? देखिए, अगर प्रथम अपील के स्टेज पे अगर इनको जवाब नहीं मिलता है पीआईओ से या फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी जो कहलाता है, तब वो कमीशन आयोग आ सकते हैं द्वितीय अपील या शिकायत लगा के। मगर इसमें आजकल काफी दिन से हमारे जो न्यायालय हैं उन्होंने कहा है कि भाई ये दो अलग अलग है, शिकायत और द्वितीय अपील, इसको आप मिला नहीं सकते। हाँ, अगर आप द्वितीय अपील लगाएं उसमें है, कानून में है कि आप उस पे माने पेनल्टी लगा सकते हैं पीआईओ पर, और शिकायत जो है वो अलग है। शिकायत का है वो, जहां तक मुझे याद आ रहा, सेक्शन 18 है एक्ट का, तो वो सिर्फ शिकायत आता है उसमें और आपको सूचना नहीं मिलती उस पे। तो सिर्फ शिकायत के दर्ज से ये देखा जाता है कमीशन आयोग में, और अगर पेनल्टी लगाना है नहीं लगाना ये कमीशन पर है, मगर आपको सूचना नहीं दिलवा सकते। इसलिए मैं तो समझता हूँ कि शिकायत के बदले अगर लोग द्वितीय अपील पे आए और उस पर कंप्लेंट भी आ जाता है, तो अगर शिकायत भी है, क्योंकि अगर द्वितीय अपील में अगर आयोग देखती है कि नहीं इन्होंने जवाब ठीक दिया है या समय पे नहीं दिया है, तो पेनल्टी तो लगा ही सकते हैं और जवाब भी दिलवा सकते हैं। जो सूचना नहीं दिया है, इन्होंने प्रदान नहीं किया है, वो प्रदान करवा सकते हैं अपीलकर्ता को। सर हमने कालांतर में देखा है जो सूचना अधिकारी होते हैं उनका एक ही लक्ष्य रहता है कि किस तरह से हम जो भी अपीलार्थी सवाल पूछते हैं उसका जवाब हम किस तरह से ना दें, और फिर अगर उन्हें शिकायत भी करनी है, अपील भी करनी है, कई मामलों में केंद्रीय सूचना या राज्य सूचना आयोग के पास शिकायत करने पर सालों लग जाते हैं। तो चूंकि जब किसी मामले में न्याय इतने समय बाद मिले या जानकारी इतने समय 2 साल बाद मिले, 3 साल या 1.5 साल ऐसे लग जाते हैं, तो इसका क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि क्विक और जल्दी उन्हें जानकारी प्राप्त हो सके? आपके अनुभव में ऐसी अगर कोई रेमेडी है तो बताएं। देखिए, अंग्रेजी में कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ये हमारे, चाहे आप देखें आयोग में, सूचना आयोग में या कहीं भी आप देखें कि हमारा पेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब इसके बड़े वजह है, रीजंस भी हैं, बहुत वजह है, वजह काफी से, मगर एक दो को मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। एक तो जो जितने आरटीआई के जो लगते हैं, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, इतना, अब कुछ ऐसे हैं क्योंकि सेक्शन 4 का मैंने जिक्र किया था, वो सेक्शन 4 का कंप्लायंस नहीं होता है, इसलिए लोग सवाल पूछते हैं, उनका हक है पूछना। मगर अगर सेक्शन 4 अगर ठीक से ये डिपार्टमेंट विभाग, जो सरकारी विभाग है, जो पब्लिक अथॉरिटी है, अगर इसका इम्प्लीमेंट करें तो आरटीआई अपने आप कम हो जाएंगे। और एक दूसरा समस्या आता है कि जो मैं फिजूल का नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि फिजूल तो कुछ नहीं है, मगर मैंने देखा है कि एक अपीलार्थी करीब 100, 200, 300, 400 आरटीआई लगाते हैं। अब आप समझ लो कि अगर आप 400 आरटीआई लगाते हो महीने में, 2 महीने में, और उसके जवाब आपको सिर्फ 100 के मिलते हैं या 200 के मिलते हैं, तो बाकी 200 का आप प्रथम अपील लगाते हो,
उसमें से समझ लो कि अगर वो निपटारा नहीं होता है तो 100 जुत्ती अपील जाती है। अब हमने क्या किया था कि हमने बनाया था, आजकल सब कंप्यूटराइज हो गया है, तो पता चल जाता है कि भाई यश सिन्हा ने कितने आरटीआई लगाए हैं या कितने जुत्ती अपील लगाए हैं, शिकायत लगाए हैं। तो कोरोना के समय जहां तक मुझे याद है, जब कोविड हुआ था तो हम लोग वर्क फ्रॉम होम, घर से काम कर रहे थे। वो एक बड़ा, एक मैं क्या कहूँ, लर्निंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि उस समय घर पे बैठे बैठे कंप्यूटर पे में हम देख रहे थे कि एक कपिल आरती के 100, 200, 400 जितने, तो हमने पूरे ये आंकड़े किए। और उस समय, उसके ठीक बाद जब वो फेज्ड लॉकडाउन हुआ कोविड के समय, तो हमने एक ही निर्णय में 500, 300, 200, 400 अलग अलग कमिश्नर, अलग अलग कमीशन ने अलग डिस्पोज किया। तो उससे क्या फायदा हुआ कि एक तो पेंडेंसी कम हुआ, और जो ज्यादा फाइल करते हैं तो वो किसी के जो जो नागरिक है, जो एक बेचारा या 2 या 3 लगाता है आरटीआई या द्वितीय अपील, उसको मौका मिलता है कमीशन के सामने आने की। क्योंकि अगर हम सिर्फ 1000 केस एक अपीलार्थी का सुने तो आप समझ जाए कितना समय व्यस्त होगा। तो मैं समझता हूँ ये आरटीआई का दुरुपयोग भी है। कभी कभी ऐसा होता है कि जरूरी भी होता है। अब मैं बताऊं, एक केस मेरे सामने आया था दिल्ली सरकार के खिलाफ, एमसीडी के खिलाफ, जो साइक्लोस्टाइल शीट में सिर्फ बंगला नंबर या फ्लैट नंबर या जो भी था छोड़ के वो इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में था, वो फाइल किए जा रहे हैं, एक ही अपीलार्थी। तो मैंने देखा कि इस पे कोई दम तो है नहीं, क्योंकि अगर इलीगल तो हम भी जानते हैं, अव्यवहार कंस्ट्रक्शन सब जगह हो रहा है, मगर अगर आप, और लोग हर एक कॉलोनी के अलग अलग बना बना के करीब हजारों में जो अपील या शिकायत लगाए हुए थे। तो हमने एक ही निर्णय में 30 या 20-30 पैसे पन्ने का निर्णय दिया, जिसमें हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया। और क्योंकि मैं समझा कि ये फिजूल में ये समय व्यस्त करने के लिए है। मगर अगर कमीशन अपना काम कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं, और अगर समय पर पीआईओ जवाब दे रहा है, अगर समय पर पीआईओ जवाब दे, और मुझे लगता है सबसे मुहिम काम प्रथम अपील अथॉरिटी का है। क्योंकि जब ये प्रथम अपील उसी डिपार्टमेंट में आला अफसर के पास जाता है, और अगर वो ध्यान से उसको डिस्पोज ऑफ करे, उसका निपटारा करे, तो द्वितीय अपील या शिकायत का कोई जरूरत ही नहीं होगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि प्रथम अपीलेट अथॉरिटी जो है, अधिकारी है, उसको बड़े लगन से देखना चाहिए, काम करे और इसको डिस्पोज करे। और अगर वो ठीक से काम करे तो मैं समझता हूँ कि आधा से ज्यादा द्वितीय अपील और शिकायत आयोग में आएंगे ही नहीं। जी सर, एक जानकारी कई लोगों ने हमसे पूछा कि कई राज्य हैं जहां पर मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्तियां कई महीनों से 4 महीने, 5 महीने या 8-9 महीने तक होती ही नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारे एनएचआरसीसीबी के पदाधिकारी क्या कर सकते हैं? पहला। दूसरा है कि चूंकि हमारे एनएचआरसीसीबी के पदाधिकारी मानवाधिकार के लिए काम करते हैं, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, तो आपके मार्गदर्शन में किस ऐसी दिशा में हमारे पदाधिकारी इन जनरल टर्म में अगर वो काम करना चाहें जिससे देश को आगे बढ़ाया जा सके, देश को और सशक्त और संप्रभु राष्ट्र बनाने में योगदान दिया जा सके, ऐसी किस फील्ड में हमारे पदाधिकारी काम कर सकते हैं? इसमें आपका मार्गदर्शन। जी, जहां तक सर्वोच्च न्यायालय का वो सवाल है, और जहां तक हमारा ये क्योंकि जहां तक आप देखो, अगर आरटीआई एक्ट का देखो कि जहां तक मुझे याद है सेक्शन 23 है, जो कहता है कि जो आयोग के जो निर्णय होते हैं ये कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता है। ये संसद ने ये जब ये एक्ट पास हुआ था 2005 में, तो ये सेक्शन 23 अभी भी वो लागू है। मगर जो हमारे उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के जो रिव्यू पावर्स है, और वो काफी उन्होंने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर काफी विवरण भी किया है, उसके जरिए वो हमारे जो निर्णय होते हैं उसको रिव्यू भी कर सकते हैं और करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो निर्णय हैं
ज्यादा बहुत कम ही होता है कि उसको उसका खंडन किया जाता है। मगर हाँ, कभी कभी हमें आदेश आती है माननीय उच्चतम न्यायालय से या उच्च न्यायालय से कि आप इसको इस नजरिए से देखें, या हमारा पुराना एक निर्णय था उसके मुताबिक आप इसका निपटारा करें। तो उससे फायदा ये होता है कि जो मार्गदर्शन दिखाते हैं ये कोर्ट में, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए, बड़ा हमें फायदा होता है। हमें मार्ग दिखाता है कि कैसे आगे बढ़ना है। और जहां तक अपीलकर्ता के लिए है, अपीलार्थी के लिए, उसके लिए भी बहुत फायदा है, क्योंकि फिर हम इसको डिसाइड कर सकते हैं एक तरफा या दूसरा तरफा। एक और इसमें चीज है कि कुछ एक्ट में अमेंडमेंट भी आए हैं, और उस अमेंडमेंट के चलते और भी अब हमारा जो इंटरप्रिटेशन जो है एक्ट का, अब गुंजाइश कम रह गया है। क्योंकि जैसे अब सेक्शन 8 है एग्जेम्पशंस का, तो अब ये अमेंडमेंट्स में जो आए हैं वो डिफाइन हो गया है कि क्या ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है या नहीं है, और क्या ये पर्सनल इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। पहले था कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ या ह्यूमन राइट्स वायलेशन या कुछ, जहां तक एग्जेम्प्ट ऑर्गेनाइजेशंस को भी कवर किया गया था। सेक्शन 24 है शायद उनका 24, जहां शेड्यूल में लिखा हुआ है कौन कौन एग्जेम्प्ट है। मगर भ्रष्टाचार और मानवाधिकार में अगर कोई वायलेशंस हो या कुछ एलिगेशंस हो, तो हम उनको आरटीआई के जरिए ला सकते हैं। मगर जहां तक पर्सनल इंफॉर्मेशन हुआ पीआईओ का या कोई सरकारी मुलाजिम का, अब हम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो हमें अभी मना है। क्योंकि अमेंडमेंट जो हुआ था एक्ट में, वो जहां तक मुझे याद है डेटा प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट में इन्होंने शायद अमेंडमेंट किया था। अभी वो रूल्स लागू नहीं हुए हैं, तो जब रूल्स लागू होंगे तो देखेंगे कैसे ये हमें आरटीआई एक्ट को कैसे वो इफेक्ट करता है। सर, आपके कार्यकाल के दौरान ऐसा कौन सा मामला रहा है जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया हो, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगा हो कि ये मामला तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था? ऐसे कौन से 2-3 मामले रहे हैं जिससे हमारे पदाधिकारी सीख सकें और उसको अपने इसमें इम्प्लीमेंट कर सकें अपने कार्यशैली में? देखिए, वैसे तो बहुत सारे रहे हैं जो हम कहते हैं पॉलिटिकली सेंसिटिव भी आए हैं और कुछ, मगर मुझे जो याद रहेगा हरदम वो एक, जब मैं सिर्फ एक सूचना आयुक्त था, उस समय मैं मुख्य सूचना आयुक्त नहीं बना था, तो मैं दिल्ली सरकार के आरटीआई देखता था। तो मुझे याद है 2020 की बात होगी, 19 की मैं भूल रहा हूं, कि एक केस मेरे सामने आया जहां द्वितीय अपील आया, जो एक दिल्ली सरकार के विभाग में ये पेंशन का सवाल था, और अपीलार्थी एक विधवा थी। वो गरीब विधवा बेचारी बिना सहारा आई थी हमारे पास। वो खुद नहीं आई थी, वो कोई सिविल सोसाइटी के तरफ से कोई उनका प्रतिनिधित्व कर रहा था हमारे सामने। और मैंने जब केस देखा, मैंने कहा कि 10 साल हो गए पेंशन नहीं मिले, और खामखा वो बेचारी विधवा को आगे पीछे दौड़ा रहे थे, कुछ दे नहीं रहे थे। तो मैंने एक आदेश जारी किया कि, अब सुनने के बाद पब्लिक अथॉरिटी जो पीआईओ था वो आया हुआ था, उन्होंने अपना समझाया जो भी है। तो हमने कहा कि आप शायद 2 हफ्ते हमने टाइम दिया था कि आप इसका निपटारा करें पेंशन का। अब वैसे मेरे पास वो पावर नहीं था, क्योंकि मेरे पास सिर्फ पावर ये कि भाई सूचना दें आप। मगर हम अपने नए थे, हम आयोग में हमने अपने दायित्व से आगे बढ़ के कहा इसको करने। अब वो उन्होंने 2 हफ्ते क्या 1 हफ्ते में वो पेंशन चालू कर दिया। और वो बेचारी विधवा जो आई नहीं थी अपील के लिए सुनने के लिए, वो हमसे मिलने आई, और वो बुजुर्ग थी, उनके आंख में आंसू था और हमें धन्यवाद की। तो वो मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये एक समाज सेवा हुआ, किसी का अगर हम मदद कर पाए। वैसे तो बड़े केसेस आए हैं, बड़े हमने आदेश दिए हैं, बड़े दिए हैं, मगर ये जो एक घटना है मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि वो विधवा के आंख में जो आंसू थे, खुशी के आंसू, वो मुझे हरदम जिंदगी भर याद रहेगा।
सर दो तरह से अपीलार्थी होते हैं, एक तो इनोसेंट टाइप के होते हैं, एक कुछ होते हैं कुछ स्मार्ट टाइप के होते हैं जो ऐसे सवाल पूछते हैं, ऐसी टेक्निक अपनाते हैं जिसमें जो भी विभाग है वो थोड़ा फंसने की स्थिति बनती है। तो ऐसा ऐसा कोई मामला आपके पास आया हो जहां लगा हो कि ये जो व्यक्ति है ये कुछ ज्यादा स्मार्ट व्यक्ति है, कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहा हो, तो ऐसा कोई टेक्निकल मामला आपके पास आया हो जो जिसको लगता है कि हम सभी के सामने उसका जिक्र करना चाहिए, जिससे हम सभी भी थोड़ा सीख सकें? नहीं, ऐसे तो काफी केस आए हैं हमारे साथ सामने जहां मैं देख रहा हूं कि अपीलार्थी का कुछ और ही षड्यंत्र है, कुछ और ही मकसद है, कुछ और ही लक्ष्य है। अगर सिर्फ सूचना प्राप्त करना होता तो सूचना उनको काफी हद तक सूचना प्रदान कर दिया गया है, मगर लक्ष्य कुछ और है, निशाना कहीं और लग रहा है। तो उस ऐसे जब ऐसे केस आते हैं तो हमें जरा सोच समझ के निर्णय देना पड़ता है। और जहां तक अब हम ये कह तो नहीं सकते क्योंकि कोई कुछ चाहिए आपको ठोस जो आप कह सकते हैं कि भाई ये ब्लैकमेलर है या ये कुछ दुरुपयोग कर रहा है एक्ट का, मगर कभी कभी जब मैं देखता कि वो पब्लिक अथॉरिटी को या पीआईओ को परेशान कर रहा है, जानबूझ के एक नहीं 100-200 एक ही पीआईओ के खिलाफ लगा रहा है, और जब सूचना काफी हद तक प्रदान कर दिया गया तब भी वो छोड़ता नहीं है, तब हम अपने ऑर्डर में भी लिख देते हैं। और मुझे याद है कुछ केसेस ऐसे आए थे जहां मैंने ऑर्डर में लिखा, और जो ऑर्डर में लिखा जो अपीलार्थी ने फिर वो हाईकोर्ट में अपील भी किया कि ये जो है हमारे खिलाफ सीआईसी ने एक ऑब्जर्वेशन किया है। और एक दो बार तो हमने ये भी लिखा कि इनके जो बाकी द्वितीय अपील है इसकी तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं होनी चाहिए सीआईसी में, अगर हो भी जाए तो सुनवाई नहीं होगी। अब ये भी देखो, ये कहीं एक्ट में लिखा नहीं है, मेरे पास ऐसे पावर है नहीं कि हम किसी को ब्लैकलिस्ट कर दें, और न्यायालय ने कहा भी है कि आपके पास ऐसे पावर नहीं। मैं तब भी जब देखते, और काफी आप देख, मुझे याद नहीं आ रहे हैं जजमेंट्स, आदित्य बंदोपाध्याय था या क्या, भी अब मेरे 1.5 साल हो गए तकरीबन, हो रहे हैं 1 साल 3 महीने जब छोड़े हुए सीआईसी को, मगर कुछ ऐसे जजमेंट्स हैं, निर्णय हैं सुप्रीम कोर्ट के जहां साफ साफ लिखा है कि दुरुपयोग, जो एक्ट का दुरुपयोग करने से काफी हानि पहुंचाता है एक्ट को भी, और जो पूरा सिस्टम है जो अपील करता अपीलेट अथॉरिटी है या न्यायालय है, उनका टाइम बर्बाद होता है ऐसे केसेस में। तो उन्होंने काफी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन, तो वही जहां ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने अपने निर्णय में आदेश में लिखा हो उसी को कोट करके हमने काफी सारे केसेस डिस्पोज ऑफ किए हैं। और जहां तक मुझे याद है हमारे कोई ऐसे केस नहीं है जो ये जाके न्यायालय में उनको रिलीफ मिला हो कोर्ट में, चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। सर एक आपने प्रारंभ में एक बात कही थी इस वेबिनार के प्रारंभ में ही कि आप सभी को ऐसा आदेशित भी करते हैं, सजेस्ट भी करते हैं कि जो बेसिक सूचनाएं हैं उसे पहले ही सार्वजनिक कर दी जाएं जिससे आरटीआई लगाने की आवश्यकता ना पड़े। तो सर आपके इस मल्टीपल ईयर के अनुभव में आपका क्या ऐसा सजेशन रहेगा कि हमारे देश में विभिन्न, चाहे विद्यालय हैं, छोटे छोटे विद्यालय हैं, सरकारी अस्पताल हो या कोई भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, हमें आरटीआई क्यों लगानी पड़ती है? क्योंकि वो बहुत सारी योजनाओं की जानकारी एक बेसिक व्यक्ति को, आम आदमी को पता ही नहीं रहती। तो इस पर आपका क्या सजेशन रहेगा एज ए एनएचआरसीएसबी के पदाधिकारी के रूप में? हमारे सदस्य किस तरह से इस फील्ड में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो आपका क्या सजेशन रहेगा कि बेसिक जानकारी तो कम से कम पब्लिक में हो, हमें आरटीआई लगाने की जरूरत ही ना पड़े? तो इस पर आपका क्या सजेशन रहेगा सर? नहीं, ये बहुत ही, इसलिए हमने इस पर थोड़ा एम्फेसिस भी दिया था कि अगर ये सेक्शन 4 में जो लिखा हुआ है कि जो सूचना इनको सार्वजनिक करनी चाहिए, अगर ये करते हैं तो आरटीआई की बहुत कम जरूरत पड़ेगी आरटीआई लगाने। और ज्यादातर मैं देखता हूँ जो बड़े मंत्रालय, जो बड़े विभाग है, डिपार्टमेंट है या मंत्रालय है, काफी हद तक कर भी देते हैं। पूरा तो कर, कोई 100% तो कम ही लोग करते हैं या बहुत ही कम होंगे, मगर अगर मैं कह रहा कि 90% भी अगर आप वो सूचना डाल दे साइट में तो नागरिक को बहुत फायदा होगा। जहां तक कि छोटे अस्पताल, स्कूल के सवाल उठते हैं, वहां पर ये मुश्किल उभर के आती है, जो मसला उभर के आते हैं, क्योंकि वहां पर
एक तो शायद स्टाफ कम हो, जानकारी कम हो, इसलिए जानकारी बढ़ाना भी बहुत बड़ी बात है। सिर्फ नागरिक नहीं, हमारे पब्लिक अथॉरिटीज में भी, हमारे डिपार्टमेंट में भी, दिल्ली में जो लोग ज्यादातर जानते हैं, दिल्ली के बाहर राज्य में सरकार का ये काम है कि जितने ट्रेनिंग हो, जहां तक हम तो काफी रेकमेंड भी करते थे अपने आदेश में कि फलाने डिपार्टमेंट, फलाने PIO उसको ट्रेनिंग दिया जाए। क्योंकि अब वो दूसरी बात है कि लोग, अब देखिए कोई भी सरकार, चाहे ये मेरा तो अनुभव रहा है, बाहर में मैं काम कर चुका हूँ, चाहे वो अमेरिका हो या UK हो या कहीं भी, मैंने विकसित देश में भी काम किया हुआ हूँ। मैं देखता हूँ कि कोई सरकार पूरी सूचना देना नहीं चाहती अपने नागरिकों को। ये है ही ऐसा विषय, इसीलिए ये फ्रीडम टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन बना है। अब सरकार को या जहाँ जो अथॉरिटीज हैं, कई जगह तो अथॉरिटीज होते ही नहीं है, कमीशन जैसा अथॉरिटी होते ही कोई जगह होते हैं, कई जगह नहीं होते हैं, कोई सीधे कोर्ट चले जाते हैं। मगर सरकार को भी देखना है कि, अब मुझे याद है कि हमारा जो एनुअल कन्वेंशन हुआ था, तो माननीय गृह मंत्री आए थे 3-4 साल पहले, उन्होंने ये बड़ा इस पे स्ट्रेस किया था कि अगर ये सुओ मोटो डिस्क्लोजर ठीक तरह से किया जाए तो RTI की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि सब जानते हैं कि करनी चाहिए ये, मगर करते नहीं है, कोई वजह अलग अलग होती है। इसलिए हमारा जो कमीशन का फर्ज बनता है कि हर साल इनको मॉनिटर करके देख के इनको सुझाव दिया जाए, और अगर सुझाव नहीं होता तो इनके डिपार्टमेंट के जो हेड है, चाहे अगर मंत्रालय के सेक्रेटरी को भी चिट्ठी लिखना पड़े तो लिख के बताएं कि फलाने PIO या उस डिपार्टमेंट, आपके मंत्रालय में ये डिपार्टमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा है या जवाब नहीं दे रहा है, वेबसाइट पे इन्होंने ये नहीं डाला है। तो हमने तो किया, जैसे ट्रांसपेरेंसी ऑडिट का हमने किया था जिक्र, सैंपल ऑडिट का। तो जो सबसे बड़े 20 पब्लिक अथॉरिटी जहाँ सबसे ज्यादा आते हैं, उनका रिव्यू होता है हर साल। वही 20 के नहीं होते हैं, मगर, और हर साल होता भी नहीं है ये, मगर अब शायद आयोग चाह रहा है कि हर साल ये ऑडिट किया जाए 20, और उनको फिर सुझाव दिया जाए, और सुझाव के अलावा उनके सेक्रेटरी या जो भी उनके जो मुख्य हैं अफसर, आला अफसर, उनको लिखा जाए कि भाई ये अगर आप ये चीज हमने देखा है कि आपके वेबसाइट पे ये खामियां हैं, इसको आप ठीक करें। तो अगर वो कर देते तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि तब जहां तक नागरिक का सवाल, नागरिक को सूचना मिल जाते टाइम पर और आसानी से, और RTI लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल सर, एक शब्द आता है निरीक्षण। RTI के अंतर्गत कई बार हमारे NHRCCB के पदाधिकारी बेसिक जो फंडामेंटल जरूरतें हैं, विद्यालयों में हो या अस्पताल में हो, ग्रामीण में हमारे सदस्य एवं पदाधिकारी कार्य करते हैं, तो एक वर्ड आता है निरीक्षण। कई बार RTI लगाने के बाद कुछ हद तक निरीक्षण भी करने की बातें कही जाती हैं। इस पर आप थोड़ा सा मार्गदर्शन दें सर, कि किस तरह से हमारे पदाधिकारी को निरीक्षण करने का अधिकार है, या एक आम भारतीय नागरिक किस तरह से छोटी जो विद्यालय हैं, जो बेसिक फंडामेंटल जरूरतें हैं, खेल का सामान या कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो विद्यालय में होनी चाहिए, जो कि एक बच्चे का मौलिक अधिकार भी है और जरूरत भी है, और जो इसके प्रावधान भी होते हैं। तो निरीक्षण ये जो शब्द है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि किस तरह से एक आम भारतीय नागरिक RTI के अंतर्गत निरीक्षण वगैरह कर सकता है या नहीं कर सकता है। देखिए, जहां तक निरीक्षण का सवाल है, अब आपने जो क्या, जो अब इसमें प्रॉब्लम आता है कि RTI एक्ट कहते हैं जो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड्स के निरीक्षण जो उनके पास है, उपलब्ध है, उसी का आप निरीक्षण कर सकते हो। आप अब जैसे अगर इन्होंने, आपने जिक्र किया खेलने का सामान लिया है या पढ़ाई के डेस्क लिए, जो भी है, उसका अगर आप देखना चाहोगे कि अगर 100 लिखा है तो क्या 100 है क्लासरूम में, नहीं तो वो शायद ना, अभी डिपेंड करता है PIO पर, ज्यादातर PIO मना कर देते हैं। मगर आप अगर इनका इनवॉइस देखना चाहोगे कि 100 डेस्क का ऑर्डर किया था, क्या है इनका इनवॉइस, 100 डेस्क ही का है, कितने पैसे में एक डेस्क लिया, क्या टेंडर हुई थी ठीक से, नहीं हुई थी, अगर टेंडर के बाद, एक बार टेंडर हो रहा है उस समय नहीं, वो तो उसका तो निरीक्षण कर ही सकते हैं, और हम आदेश देते भी हैं रिकॉर्ड्स का इंस्पेक्शन किया जाए वहां पे। मगर कुछ मसले ये आते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, अगर आप मुहिम लगा रहे हैं तो जरूरी होता है देखने के लिए कि भाई इन्होंने अगर 100 फुटबॉल खरीदे हैं तो क्या 100 फुटबॉल है विद्यालय में या नहीं, सिर्फ दिखा रहे हैं 100 और सिर्फ 20 खरीदे हैं।
तो वो उसमें मुश्किल ये होता है कि आप हर फुटबॉल को गिन नहीं सकते जाके कितना है कितना नहीं है। अगर वो रिकॉर्ड में है तो हाँ रिकॉर्ड आप गिन सकते हैं। क्या स्टोर में अगर रखा वो क्या वो रिकॉर्ड माना जाएगा या नहीं, जहां तक मेरा अनुभव है वो मुश्किल है। मगर जहां तक इसका जो रिसीट है, इनवॉइस है, फाइल नोटिंग है और अप्रूवल जहां तक लिया गया हालात का, वो सब तो आप इसका निरीक्षण कर ही सकते हैं और लोग करते भी हैं। बिल्कुल सर, कई आरटीआई कार्यकर्ताओं को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है किसी भी वजह से, तो इसके क्या प्रोविजन है और उन्हें अनब्लॉक भी करने की क्या प्रक्रियाएं हैं, इस पर सर आपका मार्गदर्शन क्या है? देखिए, मैंने कहा था कि ब्लैकलिस्ट का प्रोविजन तो है ही नहीं। आरटीआई एक्ट में कहीं नहीं लिखा है कि आप किसी नागरिक को या अपीलार्थी को ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं। मगर कमीशन करते मैं जानता हूं हमारे समय में भी, तो वो कोई ऑफिशियल ब्लैकलिस्ट तो है नहीं, हो भी नहीं सकता। और अगर होता भी है, किसी को डाला भी जाता है, तो वो न्यायालय में जाके रिलीफ मांग सकता है और मिल भी जाएगा रिलीफ। मगर अगर वो दुरुपयोग कर रहा है आरटीआई का और उसको फॉर्मली ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाता है, मगर इसकी सुनवाई होती ही नहीं। ये हो सकता है इनफॉर्मली कि इनकी जो अपील है या शिकायत है, इनकी सुनवाई होती नहीं है, या बिगर हियरिंग के डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं या निपटाए जाते हैं, या हियरिंग करने के बाद भी निपटाए जाते हैं, मगर इनके खिलाफ आदेश जारी किया जाता है। तो वो न्यायालय तो जा ही सकते हैं और न्यायालय फिर देखेंगे, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय देखेंगे कि क्या ये आरटीआई एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है नहीं, और फिर वो एक आदेश देंगे कमीशन को क्या करना है। ठीक है सर, इसके अलावा एक सवाल जो सामने आता है कि देश में कई जगहों पर सूचना नहीं देने पर या समय समय पर सूचना नहीं देने पर शासकीय अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर जैसी चीजें हो जाती हैं, तो इसकी क्या प्रोविजन है? क्या एफआईआर हो सकती है, या मतलब अगर समय पर सूचना नहीं दी जा रही है तो अपीलार्थी के क्या अधिकार होते हैं? देखिए, ये तो साफ साफ एक्ट में लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है कि आयोग के पास सिविल कोर्ट जो होता है उसके पावर्स है। तो हम पेनल्टी 25,000 रुपए लगा सकते हैं, मगर हम किसी को जेल तो भेज नहीं सकते। वो क्रिमिनल अथॉरिटी पास सिर्फ न्यायालय के पास, हमारे पास नहीं है। हाँ, एफआईआर तब लोग लगाते हैं और लगाए भी हैं जो, अगर मैंने देखा कि अगर कोई व्यक्तिगत किसी के खिलाफ, चाहे पीआईओ हो या आयोग के वो कमिश्नर हो, अधिकारी हो, उनके खिलाफ, तो एफआईआर तो कोई भी नागरिक लगा सकता है। तो उस हैसियत पे कोई भी नागरिक जाकर एफआईआर दर्ज कर सकता है। सर, जैसे मान लीजिए कि कोई जानकारी अपीलार्थी चाह रहा है और उसे समय पर नहीं दिया जा रहा है या मना कर दिया जाता है संबंधित अधिकारी के द्वारा, तो पहला मतलब क्या ऐसा एक कार्यवाही करे? क्योंकि एक सर पॉइंट से हटकर, विषय से हटकर एक विषय है साक्ष्य अधिनियम, तो क्या सर मैं साक्ष्य अधिनियम से जुड़ा हुआ कोई सवाल आपसे पूछ सकता हूँ? क्या मैं समझा नहीं क्या? देखिए, जहां तक मुझे समझ में आ रहा आपके सवाल, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पुलिस या जो भी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है वो उसकी जांच पड़ताल हो रही है, और आपने आरटीआई एक्ट लगा दिया कि हमें ये दिया जाए, ये जो सबूत है, जो इन्वेस्टिगेशन के जो रिपोर्ट्स है, ये तो वो मना कर देते हैं। जहां तक मुझे याद है सेक्शन 8(1)(h पे वे मना कर देते हैं कि भाई मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, आपको नहीं दे सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि अगर ये इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्होंने कोर्ट पे दर्ज किया हो और फिर पुलिस वालों से मांगा जाता है, तो वो कहते हैं कि अब ये कोर्ट में दर्ज हो गया, आप कोर्ट से मांगे। अब कोर्ट आपको देती, कोर्ट का अलग प्रोसीजर होता है, हर एक हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का अलग प्रोसीजर होते हैं, कैसे आप सूचना वहां से मांग सकते हैं। और अगर कोई ऑनगोइंग जो केस, लाइव केस है, उस पर प्रोसीजर साफ साफ लिखा हुआ है, तो आपको वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। आरटीआई एक्ट फिर लागू नहीं होगा, क्योंकि उनका शायद हो कुछ प्रोसीजर जो क्या कहते हैं, अगर पार्टी हो, उस केस में पार्टी हो, थर्ड पार्टी का तो कोई रोल होता नहीं है। अगर आप पार्टी हैं इस केस पे और आपको सूचना चाहिए, तो कोर्ट पे कैसे मांगते हैं, वो तो कोर्ट के नियम और रूल्स में लिखा हुआ है कैसे। आरटीआई एक्ट से आप फिर नहीं मांग सकते हो। बिल्कुल। महावीर पारिक साहब, आपने जो सवाल पूछे थे, महावीर पारिक साहब आप राजस्थान टीम से हैं,
आप सवाल पूछना चाहते हैं, आपके दोनों सवाल पूछ लिए गए हैं। तब तक मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करना चाहूंगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आए और आपके क्या विमर्श हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके महत्वपूर्ण विचार जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को कहीं न कहीं से पूरी तरीके से डिफाइंड जो करती है, ये बड़ा सर एक विशेष रूप से मेरी निजी एक राय हो सकती है। मानवाधिकार, ये जो सूचना का अधिकार है सर, आज के डेट में सूचना के अधिकार को पूरे भारत में इम्प्लीमेंटेशन CAC और SIC, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन करती है। डिफरेंट स्टेट में कई कमीशन फंक्शनल नहीं है सर। CIC में भी सर आप जैसा अभी बता रहे थे सर कि 3-4 कमिश्नर हैं। भारत के अधिकतम राज्यों में SIC पूरी तरीके से बंद तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फंक्शनल नहीं है। मतलब कहीं पर एक भी कमिश्नर नहीं है, कहीं पर कुछ नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं से ये एक बड़ा सवाल भी है कि हम विकसित भारत की अगर हम परिकल्पना देख रहे हैं पूरे भारत को, 2000 माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विजन है विकसित भारत की, और विकसित भारत की विजन को अगर हम परिकल्पित करना चाहते हैं तो इसमें SIC की मतलब सूचना के अधिकार की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है सर। सवाल इसे ना माना जाए, लेकिन ये मेरी विशेष जो हम मान के चलते हैं, एक विशेष रूप से आपसे जानकारी चाहते हैं सर कि आज के डेट में सूचना अधिकार जो है, सो कई लोग उसको एक बिजनेस के रूप में भी, कई जो हम लोगों ने देखा है सर, आप कई मामले को देखे होंगे, कई केसेस को देखे होंगे कि सूचना का अधिकार को आज के डेट में लोगों ने उसको ब्लैकमेलिंग करने के लिए भी लोगों ने एक बहुत बड़ी कड़ी बना करके रखा हुआ है। कई केसेस आते हैं सर, आपके जानकारी में कई केसेस आए भी होंगे, कई केसेस जो है सो आपके संज्ञान में भी होंगे। तो ये जो कई लोग इस अधिकार को दुरुपयोग करते हैं, सूचना के अधिकार को दुरुपयोग भी करते हैं, और दुरुपयोग करने वालों में से हम ही लोगों में से कोई एक है, आम जनमानस है, या कोई RTI एक्टिविस्ट है, या कोई भी एक्टिविस्ट है। इस पर क्या अभी तक इसमें भी हमारा एक मानना है कि जैसे अभी ब्लैक लिस्टेड जैसी जो बातें सर, आप ब्लैक लिस्ट की वैसी कोई बात है नहीं, लेकिन फिर भी ऐसी, इस पर क्या मतलब एक या तो केंद्र सरकार को या तो CIC को या कोई प्रकार का कहीं ना कहीं से एक अमेंडमेंट करनी चाहिए कि जो सूचना के अधिकार का दुरुपयोग करते हैं उस पर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। सूचना का अधिकार वाकई सूचना का अधिकार हमारे एक मौलिक अधिकार है, परंतु सूचना के अधिकार के अंतर्गत किसी को परेशान करना और आप सूचना के अधिकार को अगर क्या आप गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, तो इस पर भी जो है सो एक हमारी जो कमीशन है और हमारी जो सरकार है, चाहे हमारे जो हम तो कमीशन को ही मानते हैं कि सूचना के अधिकार की सर्वश्रेष्ठ संस्था कमीशन है जो CIC है। CIC को इस पर कुछ विमर्श करनी चाहिए, चूंकि आप पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त रहे हैं, तो इस पर आपका क्या एक मंतव्य हो सकता है सर, विशेष रूप से सर? धन्यवाद रणधीर जी। ये एक तो वैकेंसीज का आपने जिक्र किया, जो कमिश्नर पूरे स्ट्रेंथ है नहीं, कुछ ऐसे कमीशन हैं, कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ कमीशन ही नहीं है या नियुक्त नहीं हुआ है। तो इस सिलसिले में एक बड़ा मुहिम केस सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश भी आया सर्वोच्च न्यायालय का, और उन्होंने हर CIC को भी, केंद्रीय सरकार को भी, और जितने राज्य सरकार है उनको उनसे मांगा है एफिडेविट, और समय दिया है, आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा मार्च तक दिया है समय, कि जहां वो प्रोसेस जो है सिलेक्शन, जैसे केंद्रीय सूचना आयोग के जो बाकी कमिश्नर्स का सिलेक्शन प्रोसेस जारी है, जहां तक मुझे याद है पिछले साल एप्लीकेशन भी मांगे गए थे, एप्लीकेशन भी आए थे, वो एक सर्च कमेटी बना था। तो और भी राज्य में अमामी किस स्टेज पे बाकी है, जैसे मेरे समय में जहां तक मुझे याद है झारखंड में कमीशन ही नहीं था कोई, और भी कुछ ऐसे थे राज्य। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने टिप्पणी दी और आदेश दिया है, तो हम समझते हैं कि वो आदेश पालन करने के लिए सभी सरकार उत्तेजित होंगे, और जहां तक ये जो प्रोसेस है सिलेक्शन का, वो इन्होंने अपना लॉजिकल कंक्लूजन लाएंगे जल्द से जल्द। और फायदा ये होगा कि जो जहां कमीशन है ही नहीं वहां तो खैर पेंडेंसी की बात ही करना बेकार है, क्योंकि ये तो सभी केस पेंडिंग है, और जहां कमिश्नर कम है, आयुक्त कम है, वहां अगर स्ट्रेंथ पे आए तो पेंडेंसी अपने आप कम होगी। तो ये बड़ा एक सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा एक मुहिम रोल रहा है, और सरकार के लिए, सरकार को आदेश देना कि भाई ये एक्ट का अगर इम्प्लीमेंटेशन आपको चाहिए तो आपको कमिश्नर्स होने चाहिए प्लेस में, इन सिटू
चाहे राज्य में या केंद्र में। और जहां तक अपने दुरुपयोग का बात किया, मैंने जिक्र किया था, मगर अगर हमें पावर दिया जाए कंटेम्प्ट का, जैसे कोर्ट को, तो शायद कुछ फायदा हो, मगर ये संसद पर है, सांसदों पर है। हम तो सिर्फ एक सुझाव दे सकते हैं। मगर मैं समझता हूं कि अगर जो ब्लैकमेलर है, जो तंग जानबूझ के कर रहे हैं और जिसका कुछ सबूत हो, तो सीधे अपीलार्थी को FIR या PIO को FIR डाल देना चाहिए। फिर हुए भी हैं, जहां तक मुझे याद है कुछ राज्यों में FIR भी। उसमें डर ये होता है कि कभी कभी जो जेन्युइन आदमी हो, जो जानकारी मानना चाह रहा है, और कुछ अगर के भ्रष्टाचार का केस हो, और भ्रष्टाचार के केस में ये कुछ सूचना मांग रहे हैं, तो कहीं इनको फंसाया तो नहीं जा रहा है जानबूझ के, तो ये भी देखना पड़ता है। चाहे वो पुलिस करे या क्या न्यायालय करे, हमारे पास वो तो पावर है नहीं करने का। मगर और भी उपाय है, हमने जिक्र किया था कि इनफॉर्मली इनका केस हम सुनते ही नहीं है, या इनको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, 100-200 एक साथ करके डिस्पोज ऑफ कर देते हैं बिगर हियरिंग के या हियरिंग के बाद। तो है ऐसे कुछ है। अब हमको याद है हमारे जो मित्र थे कर्नाटक में, उन्होंने शायद 4 या 5 हजार केस एक बार पिछले 2 साल पहले शायद इन्होंने एक साथ डिस्पोज ऑफ किया। और जो अपीलार्थी था वो ऐसे ही, अब मुझे अपीलार्थी का तो नाम भी नहीं मुझे मालूम कौन थे क्या थे, मगर वो फिर उच्च न्यायालय में गए, वहां भी केस हार गए। अभी हाल में शायद कर्नाटक हाईकोर्ट का जजमेंट आया, जहां तक मुझे याद है। तो ऐसे केसेस को थोड़ा अगर कमीशन जो आयुक्त है वो जरा सख्ती से देखे और इसको निपटारा करे इसका, तो फायदा सबको होगा, अपीलार्थी को और फिर और आयोग को, दोनों को। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर एक छोटी सी बस एक अंतिम सर इससे माना जाए सर, न्यायालय जो हमारी सेंट्रल जो कमीशन है, सूचना आयोग है या राज्य सूचना आयोग है सर, अगर कहीं उसकी बातों को लोग नहीं मानते हैं, अभी तक की जो हमारी लॉ जो हमारी है कमीशन की जो लॉ है, उसमें हम मतलब हमारी सिविल कोर्ट तक की पावर है, ऐसा सर महसूस नहीं होता है कि अगर के हमारी कमीशन हमारी अगर के आदेश को नहीं मानती है, तो हमारी इस कमीशन की भी कहीं ना कहीं से कार्य जो हमारी कार्य प्रणाली है, दायरा है, उसको पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करने की जरूरत है, इसकी पावर को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत, ताकि एक CDIC के को जो एक हम राज्य केंद्र की जो सूचना आयोग है उसकी एक डर रहे कि विभिन्न कमीशन की, हम कोई एक पर्टिकुलर एक कमीशन CIC की बात नहीं कर रहे हैं सर, डिफरेंट कमीशन हैं जिसमें लोगों ने हाँ ठीक है इन जनरल में लेते हैं सर, उसको बहुत तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसकी कानूनी दायरा को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने की जरूरत सर महसूस होती है सर, एज जस्टिस आपसे कराई चाहिए। जहां तक सुझाव में काफी सुझाव आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, नागरिक से आते हैं, सिविल सोसाइटी से, NGO साहब से, सिविल सोसाइटी के सदस्य से भी आते हैं, बहुत कुछ अच्छे सुझाव आते हैं जो संसद को देखना चाहिए, उस पे सरकार को देखना चाहिए, सरकार पहले देखेगी तब जाके संसद में आएगा बिल। तो मैं समझता हूं कि जहां तक CIC का, बाकी कमीशन का मैं बात नहीं करूंगा कि सबका अलग अलग है, कोई ट्राइब्यूनल है, कुछ और एक्ट में कवर्ड है, हम सिर्फ CIC और SCIC जो राज्य में सूचना आयोग उनकी बात करेंगे, क्योंकि एक्ट में नॉन कंप्लायंस का भी जिक्र है, मगर क्या 25,000 से बढ़ा के जो फाइन है 50,000 नहीं कर देना चाहिए, या नॉन कंप्लायंस के लिए कोई स्पेशल कोई पावर कमिश्नर देना नहीं चाहिए? मैं समझता हूँ नॉन कंप्लायंस की तो जरूर देना चाहिए, क्योंकि एक तो नॉन कंप्लायंस कमीशन को भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बहुत सारे पेंडिंग हो जाते हैं, क्योंकि आदेश के बाद भी अगर PIO सूचना नहीं प्रदान करते हैं तो इसके लिए कोई प्रावधान होना चाहिए जिसपे ये पेनल्टी लगाए। हम लगा भी सकते हैं पेनल्टी, मगर कमीशन को भी देखना चाहिए, आयोग को भी देखना चाहिए कि ये नॉन कंप्लायंस जो पिटिशन लगाते हैं उसकी जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। क्योंकि क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, ये वो आता है हमारे कमिश्नर के सामने कि भाई फलाना आपका या आपके जो पहले थे आयुक्त, उनका आदेश की पालन नहीं हुई और ये 6 महीने से 1 साल से ये नॉन कंप्लायंट डाला हुआ है। तो क्या कहते हैं कि वो रजिस्ट्रार जो है या डिप्टी रजिस्ट्रार है, वो फिर PIO को या फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी पर लिखता है चिट्ठी
कि फलाने इस आदेश का पालन नहीं हुआ है, आप जल्द से जल्द बताएं क्या आपने इसमें कार्रवाई की है, या उसका जवाब नहीं आएगा। अगर जवाब नहीं आएगा तो वो आपके ध्यान से भी निकल जाता है। और यही हमारे कमीशन में हमें देखना है कि कैसे इसका फॉलो अप हम करें। और फिर आपने सही कहा कि एक बार आपने देख लिया कि ये पीआईओ जानबूझ के या आपके आदेश का पालन नहीं कर रहा है, तो आप जरूर 25,000 तो आप लगा ही सकते हो, तब जरूर लगाओ आप पेनल्टी। राइट। अब 25,000 हम कह रहे हैं, 50,000 करना चाहिए, उसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा एक्ट का, पेनल्टीज कुछ बढ़ाने होंगे, तो वो सब तो खैर संसद के हमारे हम तो सिर्फ सुझाव दे सकते हैं, उनको देखना है संसद को कि अगला अमेंडमेंट होगा एक्ट का तो क्या ये सब अमेंडमेंट हो सकता है। नहीं तो आप लोग ये आप लोग आपके सांसद हैं, आप लिखें और सुझाव दें तो शायद कुछ फायदा हो। क्योंकि सर इस पर हम लोग बहुत जल्द हम लोग अपने स्तर पर एज सिविल सोसाइटी सर हम लोग इस पे सरकार को और माननीय गृह मंत्रालय को भी हम लोग से इस मामले पर एक बार हम लोग चाहते हैं कि इस पर सुधार हो, अमेंडमेंट में थोड़ी चेंजेज आए सर। इस पर हम लोग पहल करने जा रहे थे। बस एक आपका सर रायचार, आपका सर बहुत बहुत आभार है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर आपके जो आशीर्वचन हम सभी को जो प्राप्त हुए, आपका जो आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हुआ, उसके लिए तहे दिल से आभारी है सर। बहुत बहुत रणधीर जी, प्रभात जी और संदीप जी और बाकी आप लोग सब जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आमंत्रित किया और हमें एक मौका दिया आप लोग से विचार विमर्श करने के लिए। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर, जल्द ही मिलेंगे अगले किसी वेबिनार में आपके साथ सर। बहुत बहुत धन्यवाद।